नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत प्रमुख दलित साहित्य एवं साहित्यकारों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिंदी दलित साहित्य के लेखक एवं उनकी प्रतिनिधि कृतियाँ। तो एक तरफ आपको हिंदी दलित साहित्य के लेखक और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई कृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले जो हिंदी में दलित साहित्य के लेखक हैं जिन्हें हम लोग पढ़ेंगे, उनका नाम है मोहनदास नैमिष राय। और मोहनदास नैमिष राय जी की बात करें तो मोहनदास नैमिष राय जी के द्वारा दलित साहित्य से संबंधित 3 प्रमुख कृतियों को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें पहली इनकी आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे, जो कि दलित साहित्य विमर्श की सबसे पहली आत्मकथा है, जिसको मोहनदास नैमिष राय जी ने वर्ष 1995 ईस्वी में लिखा है। तो कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहली दलित आत्मकथा कौन सी है। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहली दलित साहित्य की आत्मकथा जो है वो है अपने अपने पिंजरे, और उसके लेखक हैं मोहनदास नैमिष राय। और दूसरी इनकी महत्वपूर्ण कृति है आवाज़ें, जो कि कहानी संग्रह है। और तीसरा है सबसे बड़ा सुख, मोहनदास नैमिष राय जी द्वारा लिखित प्रथम कहानी है। तो अब इन 3 रचनाओं को आसानी से कैसे याद करें कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखिए, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मोहनदास नैमिष राय। तो मोहनदास नैमिष राय से आप यहाँ से राय को ले लीजिए। क्या ले लीजिए? राय। अब राय क्या होती है? राय माने होता है विचार। क्या होता है? अपने अपने होते हैं। हर व्यक्ति का विचार कैसा होता है? अपना अपना होता है। तो राय क्या है? अपने अपने हैं। तो राय से हो गया मोहनदास नैमिष राय, और अपने अपने से हो गया अपने अपने पिंजरे। दूसरी बात आती है आवाज़ें अपनी अपनी। हर व्यक्ति की राय देखी जाए तो आवाज़ें भी सबकी दृष्टि में अलग अलग होती हैं। किसी को किसी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तो वही आवाज़ दूसरे को क्या है, दूसरी की राय में बुरी लगती है। तो राय क्या है? अपनी अपनी है। और तीसरी रचना की बात करें तो सबसे बड़ा सुख क्या है? इस विषय में भी सबकी अपनी अलग अलग राय है। क्या राय है? कोई कहता है कि धन सबसे बड़ा सुख है, तो कोई कहता है कि परिवार सबसे बड़ा सुख है, और कोई कहता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा सुख है। यानी कि सबसे बड़े सुख के विषय में भी सबकी राय अलग अलग है। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्या सबकी राय क्या है? अपने अपने राय हैं। सबकी आवाज़ के विषय में भी अपनी अपनी राय है, और सबसे बड़े सुख के विषय में भी अपनी अपनी राय है। अब अगले साहित्यकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित कुल 6 कृतियाँ, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनमें पहली कृति है जूठन। और जूठन क्या है? इनकी आत्मकथा है, जिसे इन्होंने वर्ष 1997 ईस्वी में लिखा है। और दूसरी कृति है घुसपैठिए। घुसपैठिए एक कहानी संग्रह है, जिसे वाल्मीकि ने वर्ष 2003 ईस्वी में लिखा। और तीसरी रचना है सदियों का संताप, जो कि एक कहानी संग्रह है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखित है। अगली जो कहानी संग्रह है सलाम, जिसे वाल्मीकि ने वर्ष 2002 ईस्वी में लिखा। और अगला जो कृति है बस बहुत हो चुका, जो कि एक कहानी संग्रह है। और अगली अंधेरे बस्ती वाल्मीकि की पहली कहानी है। तो इस प्रकार से इन सभी रचनाओं को आप कैसे याद करें कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बना रहे। तो देखिए, इसकी भी एक ट्रिक मेरे पास है, और उस ट्रिक की सहायता से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। देखिए, यहाँ से ओम प्रकाश वाल्मीकि से क्या ले लें? वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या है? इनके जूठन को क्या करता है? कोई भी व्यक्ति नहीं खाता है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन को कोई भी व्यक्ति नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि घुसपैठिए हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? घुसपैठिए हैं, मतलब ये बाहर से आए हैं, यहाँ के नहीं हैं, इसलिए इनके जूठ को
नहीं खाते हैं। अगले कुछ लोग हैं जो सदियों का संताप, वो लोग कहते हैं कि सदियों से, मतलब हमारी जो प्राचीन परंपरा है, बहुत दिन से जो है विधान है, इस कारण से हम लोग जूठ नहीं खाते हैं, तो हम जूठ नहीं खाएंगे, कि सदियों से हमारी परंपरा है कि हम जूठ नहीं खाते हैं। और तीसरे टाइप के लोग क्या कह रहे हैं कि हम सलाम हैं, अर्थात हम इस्लाम हैं, इसलिए हम जूठ नहीं खाएंगे। और चौथे टाइप के लोग क्या कह रहे हैं कि बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका मतलब बहुत हमने खा लिया है, अब हमारे पेट में जगह नहीं है, इस कारण से हम जूठ नहीं खाएंगे। और अगले टाइप के लोग कह रहे हैं कि अंधेरी बस्ती, यानी कि जो अंधेरी बस्ती में रहते हैं, तो अंधेरी बस्ती के यहाँ हम लोग खान पान नहीं करते हैं, इसलिए इनकी जूठ को नहीं खाएंगे। तो आपने क्या देखा, देखा कि वाल्मीकि जी के जूठ को कोई भी व्यक्ति नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? कोई कहता है कि ये घुसपैठिए हैं, अर्थात बाहर से आए हैं, तो इनकी रचना हो गई घुसपैठिए। दूसरा क्या कहता है कि सदियों का ये परंपरा है, नियम है कि हम लोग जूठ नहीं खाते, तो सदियों की परंपरा से हो गया सदियों का संताप। और तीसरे टाइप के लोग कहते हैं कि हम इस्लाम है इसलिए जूठ नहीं खाएंगे, तो इस्लाम का क्या हो गया? सलाम, जो कि इनकी कहानी संग्रह है। और चौथे टाइप के लोग कहते हैं कि बस बहुत खा लिया है, बहुत हो गया है, पेट में जगह नहीं है, इसलिए जूठ नहीं खाएंगे। तो बस बहुत हो चुका से हो गया बस बहुत हो चुका काव्य संग्रह है। और अगले टाइप के लोग कहते हैं कि अंधेरी बस्ती में रहते हैं, तो अंधेरे बस्ती में रहते हैं, इस कारण से इनके जूठ को हम लोग नहीं खाएंगे, तो अंधेरे से हो गया अंधेरे बस्ती, जो कि इनकी पहली कहानी थी। अब अगले साहित्यकार की बात करें तो अगले साहित्यकार हैं शिवराज बेचैन। और शिवराज बेचैन की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई दो कृतियां हैं, जिनमें पहली कृति है दलित क्रांति का साहित्य, जो कि इनकी आलोचना है। और दूसरी है बेवक्त गुजर गया माली, इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जिसे इन्होंने वर्ष 2006 ईस्वी में लिखा था। तो अब इन दो रचनाओं को, दलित क्रांति का साहित्य और बेवक्त गुजर गया माली, कैसे आप आसानी से याद करेंगे? तो देखें, आप क्या कर सकते हैं, जो श्योर है तो श्योर ले लीजिए, यहाँ का शिवराज से क्या ले लीजिए? श्योर। और श्योर का मतलब होता है निश्चित है, क्या होगी? दलित की क्रांति होगी, यानी कि दलित क्रांति करेगा, ये निश्चित होगा। कब? अगर दलितों के साथ आप भेदभाव करेंगे तो निश्चित है कि क्या होगा? दलित की क्रांति होगी। और क्या होगा? बेवक्त लोग मारे जाएंगे, बेवक्त लोग मारे जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा? बेवक्त गुजर गया माली, और दलित की क्रांति होगी, तो इससे हो जाएगा दलित क्रांति का साहित्य। और शिवर से क्या हो जाएगा? शिवराज बेचैन। तो इस प्रकार इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं क्या, कि यह श्योर है कि दलित की क्रांति होगी और बेवक्त लोग मारे जाएंगे। तो श्योर से हो जाएगा शिवराज बेचैन, और दलित की क्रांति से हो गया दलित क्रांति का इतिहास, बेवक्त लोग मारे जाएंगे हो जाएगा बेवक्त गुजर गया माली। अब अगले जो साहित्यकार हैं कंवल भारती। और कंवल भारती जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई जो कृतियां हैं, वो तीन प्रमुख कृतियों को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनमें पहली है दलित साहित्य की भूमिका, जो कि इनकी आलोचना है, जिसे इन्होंने वर्ष 2002 में लिखा है। और दूसरी रचना है रायदास एक विश्लेषण, और तीसरी रचना है डॉक्टर अंबेडकर एक पुनर्मूल्यांकन। कंवल भारती की इन तीन रचनाओं को आप कैसे आसानी से रखें? तो देखें ट्रिक क्या है। अब कंवल को आप कर लीजिए केवल, क्या है? दलित विमर्श। केवल दलित विमर्श क्या है? एक विश्लेषण है और एक मूल्यांकन। केवल क्या? दलित विमर्श, एक विश्लेषण और एक मूल्यांकन है। तो केवल से हो गया कंवल भारती, दलित विमर्श से हो गया दलित विमर्श की भूमिका, और एक विश्लेषण से हो जाएगा रायदास एक विश्लेषण, और एक मूल्यांकन है से हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर एक मूल्यांकन। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं क्या? केवल दलित विमर्श एक विश्लेषण और एक मूल्यांकन है। तो केवल से हो जाएगा कंवल भारती, दलित विमर्श से हो गया दलित विमर्श की भूमिका, एक विश्लेषण से हो गया रायदास एक विश्लेषण, और एक मूल्यांकन से हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर एक पुनर्मूल्यांकन।
अब आगे देखें, आपको एक साहित्यकार दिखाई दे रहे हैं, तुलसी राम। और तुलसी राम की एकमात्र आत्मकथा है जो कि दलित साहित्य से संबंधित है, जिसका नाम है मुर्दहिया। और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, खास तौर से मिलाने के लिए। तो इसको भी आप दिमाग में रख लें कि तुलसी राम और इनके द्वारा लिखी गई कृति है मुर्दहिया, जो कि आत्मविधा है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहे? तो देखिए, इसकी भी एक ट्रिक मेरे पास है। तुलसी राम का राम ले लीजिए और मुर्दहिया यहाँ पे ले लीजिए। अब मुर्दहिया किसे कहते हैं? तो देखे होंगे, जब कोई व्यक्ति खास तौर से बूढ़ा हो और अगर वो मर जाता है, तो उसको जो लोग लेकर जाते हैं शव यात्रा को, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कि मुर्दहिया लोग हैं, अर्थात मुर्दे को लेकर जाने वाले लोग हैं। और ये जो मुर्दे को लेकर जाने वाले लोग हैं, यानी कि जो मुर्दहिये लोग हैं, ये क्या कहते हैं? ये मुर्दे को कंधे पर रखकर क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो मुर्दहिया क्या कह रहे हैं? राम, राम सत्य है। तो राम से कौन राम मिल गया? तुलसी राम। और मुर्दहिया से क्या मिल गया? मुर्दहिया, जो कि इनकी आत्मकथा है। तो तुलसी राम से हो गया राम, राम, और मुर्दहिया से हो गया मुर्दहिया लोग। तो मुर्दहिया लोग क्या कह रहे हैं? राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगले जो साहित्यकार हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती जी की बात करें तो इन्होंने दलित साहित्य से संबंधित दो प्रमुख कृतियां लिखी हैं, जिनमें पहली है प्रेमचंद सामंत का मुंशी, और दूसरी है हिंदी की आत्मा और कबीर के आलोचक। तो अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, धर्मवीर भारती से किसी व्यक्ति ने कहा कि थोड़ा सा प्रेमचंद की बारे में आप बताइए। तो धर्मवीर भारती बताते हैं कि देखिए, प्रेमचंद की बात करें तो सामंत का मुंशी हैं, और क्या हैं? वो हिंदी की आत्मा है और कबीर के आलोचक हैं। कौन? प्रेमचंद। कौन बताता है? धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती क्या बताते हैं कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी है, हिंदी का आत्मा है, और क्या है? कबीर के आलोचक हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं क्या? कि धर्मवीर कहते हैं कि प्रेमचंद सामंत के मुंशी, हिंदी की आत्मा और कबीर के आलोचक हैं। अगले जो साहित्यकार हैं, उनका नाम है सुशीला टाक भंवरे। और सुशीला टाक भंवरे की बात करें तो इनके द्वारा कुल दो कृतियां देखने को मिलती हैं जो कि दलित साहित्य से संबंधित हैं, जिनमें पहली है सिलिया कहानी संग्रह, और दूसरी है स्वाति बूंद और खारे मोती, जो कि काव्य संग्रह है। तो आप इसे कैसे याद करेंगे कि सिलिया है ना, सुशीला, सिलिया और स्वाति, कैसे याद करेंगे? तो इसको आप टिक में थोड़ा सा इस प्रकार से भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कि देखें, जो सुशीला है इसको क्या कह लीजिए? सुशीला। अब सिलिया को क्या ले लीजिए? सुशीला से लिया। क्या हो गया? सुशीला से लिया। क्या लिया? स्वाति बूंद और खारा मोती। सुशीला से क्या लिया? तो कह रहे हैं कि सुशीला से हो गया सुशीला, से लिया से हो गया सिलिया। क्या लिया? स्वाति बूंद और खारे मोती। तो कह रहे हैं कि सुशीला से हमने स्वाद की बूंद और खारे मोती लिया। तो सुशीला से लिया, क्या लिया? तो सुशीला से हो गया सुशीला टाक भंवरे, से लिया से हो गया सिलिया, और स्वात बूंद और खारे मोती, जो कि इनके काव्य संग्रह हैं। तो इस ट्रिक की सहायता से आप इसे भी याद कर सकते हैं। और अगले साहित्यकार की बात करें तो उनका नाम है कौशल्या बैसंत्री। और कौशल्या बैसंत्री जी की बात करें तो इनकी दो कृतियां हैं, जिनमें एक है दोहरा अभिशाप और दूसरा है आत्मकथा, जिसे इन्होंने वर्ष 1999 ईस्वी में लिखा है। तो अब इन दो रचनाओं को कैसे याद करेंगे? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कौशल्या जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से, कि रामायण की एक प्रमुख पात्र हैं, और क्या पात्रा हैं, जो कि राम जी की माता हैं। और क्या होता है, जब कैकेयी दो वरदान मांग लेती हैं तो इनके ऊपर दो श्राप मिल जाता है, उनका दो वरदान और इनके लिए दो अभिशाप होता है। दो अभिशाप में क्या होता है कि एक तो पुत्र का वनगमन होता है,
और दूसरा जो है पति का देहांत होता है। यानी कि एक तरफ तो वनवास होता है राम जी का और दूसरी तरफ दशरथ मर जाते हैं। और इस कथा को बताती हैं कौन? कौशल्या बताती है। कब? 1999 में कौशल्या मान लो किसी से मिल जाए और अपनी कथा बता रहे हैं कि भैया हमारे ऊपर तो दोहरा अभिशाप लग गया। पहला अभिशाप तो क्या लगा कि बच्चे का वनवास हुआ, और दूसरा क्या हो गया? पति का निधन हो गया। ये आत्मकथा वर्ष 1999 ईस्वी में कौशल्या बताती हैं। तो कौशल्या से हो गया कौशल्या वैसंतरी, और दोहरा से हो गया दोहरा अभिशाप, और आत्मकथा से हो गया आत्मकथा, जो कि उनके द्वारा लिखी गई वर्ष 1999 की है। अगले साहित्यकार के रूप में आपको मिलेंगे रमाशंकर आर्य। और रमाशंकर आर्य जी की बात करें तो इनकी एकमात्र कृति है घुटन, जो कि एक कहानी है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब आर्य यहाँ पे आए थे अपने भारत में तो क्या हो रहा था? बड़ी घुटन हो रही थी। आर्यों के आने से बड़ी घुटन होती थी। कौन बता रहे हैं? रमाशंकर बता रहे हैं कि देखो भैया, जब आर्य यहाँ आए थे तो उस समय हम लोगों के अंदर बड़ी घुटन होती थी उनको देख करके। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले साहित्यकार हैं माता प्रसाद। और माता प्रसाद जी की बात करें तो माता प्रसाद जी द्वारा लिखी गई दो कृतियां हैं, जिनमें पहली है झोपड़ी से राजभवन, जो कि वर्ष 2002 ईस्वी में लिखी गई, और दूसरी है हिंदी में दलित काव्यधारा। तो अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसे आप कह सकते हैं कि माता क्या करती हैं? झोपड़ी से भवन तक क्या करती हैं? दलित काव्य की धारा को करती हैं। या आप कह सकते हैं कि माता क्या करती हैं? झोपड़ी से भवन तक दलित काव्य करती हैं। तो इससे हो जाएगा, माता से हो गया माता प्रसाद, झोपड़ी से भवन से हो गया झोपड़ी से राजभवन, और दलित काव्य धारा करती हैं तो हो जाएगा हिंदी में दलित काव्य धारा। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। और अगले साहित्यकार हैं डॉक्टर तेज सिंह। और तेज सिंह की एकमात्र कृति है आज का दलित साहित्य, जिसे उन्होंने वर्ष 2002 में लिखा है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तेज से ले लीजिए, तेज है। कौन तेज है? आज का दलित। तो आप कह सकते हैं कि आज का दलित जो है बहुत तेज है। क्यों तेज है? देख रहे हैं ना, हर व्यक्ति पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि आज का दलित बहुत तेज है। तो तेज से हो गया डॉक्टर तेज सिंह, और आज का दलित तेज है से हो जाएगा कि आज का दलित साहित्य, जो कि इन्होंने वर्ष 2002 में लिखा। और अगले साहित्यकार हैं सूरजपाल। इनके द्वारा लिखित एकमात्र रचना जो कि आत्मकथा है, दलित साहित्य से संबंधित है, जिसे इन्होंने वर्ष 2002 में लिखा। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, सूरज क्या है? हम लोग जानते हैं ना, ऊर्जा का स्रोत है। और सूरज क्या करता है? अपनी किरणों से सबको तिरस्कृत कर देता है। सूरज क्या करता है? अपनी किरणों से सबको तिरस्कृत कर देता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि सूरज क्या करते हैं? सबको तिरस्कृत कर देते हैं। तो सूरज से हो गया सूरजपाल, और तिरस्कृत से हो गया तिरस्कृत, जो कि इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जिसे इन्होंने वर्ष 2002 में लिखा है। अब अगले साहित्यकार के रूप में देखें तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तेजस्वी कट्टीमनी। अब तेजस्वी कट्टीमनी और इनके द्वारा लिखी गई एकमात्र दलित साहित्य की रचना है, जिसका नाम है भारतीय दलित साहित्य एक परिचय, जो कि इनके द्वारा लिखी गई वर्ष 2002 में एक आलोचनात्मक कृति है। अब इसे कैसे याद करें? तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गांव में कुछ लोग कैसे होते हैं? बड़े तेज होते हैं, और कैसे होते हैं? कुटनी होते हैं। तो कुटनी जानते हैं, इसे गांव में कहते हैं कुटनी। किस टाइप के लोग होते हैं? वो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हैं, जिससे क्या होता है? घर को तोड़ने का काम करती हैं। तो ऐसे लोगों को गांव के लोग क्या कहते हैं? कुटनी। तो कुटनी क्या करती है कि अपना खुद एक परिचय देती है। तो कुटनी क्या करती है? अपना परिचय देती है कि किस प्रकार की वो है, चुगलही है ना, झगड़ा लगाने वाली है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि तेजस्वी कुट्टमनी और इनके द्वारा लिखा गया क्या? भारतीय दलित साहित्य एक परिचय। और परिचय अभी तक इस नाम से कोई भी दलित साहित्य नहीं लिखा गया। तो आप इससे तैयार कर सकते हैं कि तेजस्वी कुट्टमनी क्या है? कि भारतीय दलित साहित्य एक परिचय। तो कुटनी क्या करती है? अपना परिचय दे देती है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि कट्टमनी क्या? भारतीय दलित साहित्य एक परिचय।
और अगले साहित्यकार के रूप में बड़ा नामी गिरामी नाम है रमणिका गुप्ता। और रमणिका गुप्ता जी की बात करें तो इनकी भी एकमात्र दलित साहित्य कृति है जिसका नाम है दलित साहित्य एवं सामाजिक सरोकार। तो देखिए जो रमणिका गुप्ता जी हैं वो क्या करती हैं, अपने समाज का सरोकार करती हैं। और कोई व्यक्ति अगर अपने समाज का सरोकार करेगा तो उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि रमणिका क्या करती हैं, अपने समाज का सरोकार करती हैं। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि रमणिका गुप्ता क्या करती हैं, दलित साहित्य एवं सामाजिक सरोकार। और अगले जो साहित्यकार हैं शत्रुघ्न कुमार। तो शत्रुघ्न या शत्रुघ्न जो भी होंगे उनके द्वारा एकमात्र रचना लिखी गई है दलित आंदोलन के विविध पक्ष। अब इसको कैसे याद करेंगे कि शत्रुघ्न कुमार रचना क्या है दलित आंदोलन के विविध पक्ष, थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि हिंदी में ढेर सारी रचनाएं हैं। तो देखिए इसका भी एक ट्रिक है, शत्रुघ्न से क्या ले लीजिए, शत्रु लीजिए। और शत्रु क्या करता है, आंदोलन करता है। कैसा आंदोलन करता है, विविध पक्ष का, यानी कि बहुत प्रकार का आंदोलन करता है। कौन, जो आपका शत्रु होता है। अब इस समय देखिए प्रधान का चुनाव चल रहा है ना, तो जो आपके शत्रु लोग होंगे वो क्या करेंगे, विविध प्रकार के आंदोलन करेंगे और विविध तरह से आपको परेशान करेंगे। तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं कि शत्रु क्या करता है, विविध प्रकार के आंदोलन करता है और विविध प्रकार के पक्ष रखता है आपको फंसाने के लिए। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि शत्रुघ्न कुमार क्या, दलित आंदोलन के विविध पक्ष। और अगले हैं अरुण हरपाल सिंह। तो अगले साहित्यकार हैं अरुण हरपाल सिंह और इनके द्वारा लिखी गई एकमात्र कृति जो कि आलोचना है, जिसे अरुण हरपाल जी ने वर्ष 2005 ईस्वी में लिखा है, उसका नाम है दलित साहित्य की भूमिका। अब दलित साहित्य की भूमिका आप कैसे याद करेंगे, तो देखें इसकी भी एक ट्रिक है। क्या, हरपाल को आप कर लीजिए हरपल, क्या होती है, दलित की भूमिका होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि हरपल दलित साहित्य की भूमिका होती है। हरपल किसकी भूमिका है, दलित साहित्य की भूमिका है। यानी कि दलित साहित्य को पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि हरपल से हो गया अरुण हरपाल सिंह, और दलित साहित्य की भूमिका है या दलित की भूमिका है तो उससे याद कर सकते हैं दलित साहित्य की भूमिका है। तो हरपल किसकी भूमिका है, दलित साहित्य की भूमिका है। इससे आप याद कर सकते हैं। और अगले जो साहित्यकार हैं वो अभय कुमार दुबे हैं। तो अभय कुमार दुबे क्या किया, आधुनिकता के आईने में दलित, इन्होंने बड़ी सुंदर रचना लिखी। क्या लिखी कि आधुनिकता के आईने में दलित। आप कैसे याद करेंगे, देखें जो अभय कुमार दुबे हैं तो दुबे से आप ले लीजिए दुबे और यहाँ पे ले लीजिए ने। तो दुबे ने क्या किया, तो दुबे ने क्या किया, दुबे ने आईने में क्या किया, दलित किया। कैसा, आधुनिकता के। तो दुबे ने क्या किया, आधुनिकता के आईने में दलित, आधुनिकता के आईने में दलित। या आप यही कर लो कि दुबे ने से क्या हो गया, आईने में। बस आईने में कौन होगा, आधुनिकता के आईने में कौन होगा, दलित। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनके देखने का जो नज़रिया थोड़ा सा अलग था, किसका, दुबे जी का। कौन दुबे, अभय कुमार दुबे। दुबे ने क्या किया, आईने में आधुनिकता के दलित रचना लिखी। अब अगले साहित्यकार हैं कृष्णदत्त पालीवाल और उनके द्वारा लिखी गई जो कृति है उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बनानी पड़ेगी कि देखिए एक गांव में कृष्णदत्त नाम का लड़का रहता था और वो गांव से बाहर चला गया। जब गांव से बाहर चला गया तो उसने क्या पा लिया, क्या पा ली, तो पहली चीज़ तो आधुनिकता पा लिया। और क्या उसने पाया जब बाहर गया, तो दलित साहित्य पाया। तो उसने क्या पाया, उत्तर आधुनिकता पाई और दलित साहित्य पाया। तो लोग नहीं कहते हैं गांव से बाहर चला गया तो क्या पा लिया, तो क्या पा ली, क्या पा ली, उत्तर देता है कि आधुनिकता पा लिया और दलित साहित्य पा लिया। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कृष्णदत्त पालीवाल, उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य। अब अगले साहित्यकार हैं
रजत रानी मीनू और इनके द्वारा लिखित जो रचना है 9वें दशक की हिंदी दलित कविता। तो देखें, बात करें मीनू की, तो मीनू क्या करती है, 9वें दशक यानी 9 और 10 की क्या करती है, हिंदी दलित कविता पढ़ती है। मीनू क्या करती है, 9 और 10 के जो दलित कविता है उस कविता को पढ़ती है। कौन, मीनू। मीनू क्या करती है, 9वें दशक की कविता पढ़ती है। मीनू क्या करती है, मीनू 9वें दशक की हिंदी दलित कविता पढ़ती है। इससे आप याद कर सकते हैं मीनू क्या पढ़ती है, 9 दशक की हिंदी दलित कविता पढ़ती है। और अगले जो लेखक हैं जिनका नाम है मनसाराम विद्रोही, और इन्होंने क्या लिखा, दलित पचासा। देखिए, विद्रोही कौन लोग होते हैं, इस समय चुनाव का माहौल है तो कोई कह सकता, मनसाराम बता रहे हैं कि देखिए विद्रोही कौन है, तो कह रहे हैं दलित पचासा, यानी कि 50 दलित क्या हैं, विद्रोही हैं। और विद्रोही कब होते हैं, जब कई लोग हो जाते हैं जिनकी संख्या 50-60 हो जाती है तो लोग विद्रोही हो जाते हैं। तो आप इससे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं कि विद्रोही कौन है, कह रहे हैं जब जो 50 लोग हैं तो दलित पचासा हो जाता है तो लोग विद्रोही हो जाते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि मनसाराम विद्रोही, और मनसाराम विद्रोही के द्वारा लिखा गया क्या, दलित पचासा। अगले साहित्यकार हैं दयानंद बटोही, और इनके द्वारा लिखी गई जो कृति है सुरंग। तो देखिए, बटोही को हम लोग जानते हैं कि बटोही का अर्थ होता है राहगीर या पथिक, है ना। तो बटोही कहाँ से होकर जाएगा, या तो रास्ते से होकर जाएगा, और अगर रास्ता नहीं है तो कहाँ से जा सकता है, सुरंग से जा सकता है। तो इसे भी आप आसानी से याद रख लें कि दयानंद बटोही कहाँ जा रहा है, सुरंग से होकर जा रहा है। तो इससे हो जाएगा, दयानंद बटोही से हो गया दयानंद बटोही, और सुरंग से होकर जा रहा है से रचना हो गई सुरंग। अगले साहित्यकार हैं मलखान सिंह, और मलखान सिंह की रचना है सुनो ब्राह्मण। अब मलखान का मतलब क्या होता है, तो मल माने होता है युद्ध, और खान मतलब होता है कि युद्ध के क्षेत्र में कौन शेर होता है, यानी कि पहलवान। तो जब व्यक्ति पहलवान टाइप का होगा वो क्या कहेगा, किसी भी व्यक्ति को ललकार सकता है, तो ब्राह्मण को ललकार रहा है सुनो ब्राह्मण। तो मलखान क्या कर रहा है, ललकार रहा है सुनो ब्राह्मण। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि मलखान क्या कहता है, सुनो ब्राह्मण। अगले साहित्यकार हैं बिमल थोराट एवं सूरज बड़जात्या, और इनके द्वारा लिखी गई कृति है भारतीय दलित साहित्य का विद्रोही स्वर, जो कि भारतीय दलित साहित्य अध्ययन संस्थान नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2008 को प्रकाशित किया गया था। तो अब इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बिमल थोराट से हो गया, थोराट को हम लोग कह सकते हैं खुर्राट, और जो खुर्राट लोग होते हैं, गाँव में नहीं कहते बड़ा खुर्राट है, तो खुर्राट लोगों का जो स्वर होता है बड़ा विद्रोही स्वर होता है, अर्थात वो हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि बिमल थोराट क्या करता है, विद्रोही स्वर की बात करता है। तो बिमल थोराट से हो गया बिमल थोराट एवं सूरज बड़जात्या, और उसके द्वारा लिखी गई कृति है भारतीय दलित साहित्य का विद्रोही स्वर। और अगले जो साहित्यकार हैं बिहारी लाल हरित, और बिहारी लाल हरित द्वारा लिखी गई जो कृति है अछूतों का पैगंबर, जिसे बिहारी लाल जी ने वर्ष 1999 ईस्वी में लिखा। और दूसरी रचना है मैं चमार हूँ, जो कि इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है। तो अब इन दो रचनाओं को कैसे याद करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि जो बिहारी लाल हैं वो क्या कहते हैं कि मैं अछूतों का पैगंबर हूँ और चमार हूँ। तो आप कह सकते हैं कि मैं क्या हूँ, पैगंबर हूँ। बिहारी लाल कहते हैं कि मैं पैगंबर हूँ, तो बिहारी लाल से हो गया बिहारी लाल हरित, और मैं से हो गया मैं चमार हूँ, और पैगंबर से हो गया पैगंबर किसका, अछूतों का पैगंबर। तो बिहारी लाल क्या कहते हैं कि मैं अछूतों का पैगंबर हूँ और जाति का चमार हूँ। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए मित्रों, मेरी किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इसका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आपको आसानी से हमेशा के लिए कैसे याद हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक साहित्य की विधा को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।